नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। समाजवादी पार्टी में कब किसका टिकट कट जाए, कटकर दोबारा मिल जाए या फिर से कट जाए, ये अखिलेश यादव भी नहीं बता सकते, क्योंकि बदायूं से लेकर मुरादाबाद, रामपुर तक की सीटों पर उम्मीदवार बदल चुके हैं। तो अब मेरठ में एक बार फिर अतुल प्रधान का टिकट काटकर सुनीता वर्मा को दिया गया। आखिर इस फैसले के पीछे क्या रणनीति है, इस रिपोर्ट से समझिए। प्रत्याशी ढूंढे हुए नहीं मिल रहा, उधार में प्रत्याशी ला रहे हैं और उन लोगों को उधार में भी प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं, तो कांग्रेस के नेता अपना आपा खो चुके हैं। समाजवादी पार्टी के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब नामांकन से ठीक पहले बार बार प्रत्याशी बदल रहे हैं। कभी जातीय समीकरण तो कभी सामाजिक, कभी मुस्लिम कार्ड तो कभी दलित। फिलहाल सपा में यही चल रहा है। पार्टी के अध्यक्ष ये तक क्लियर नहीं कर पा रहे कि सीट पर कौन सही उम्मीदवार है, किस सीट पर किसकी दावेदारी मजबूत है, और इसी उथल पुथल में कई सीटों पर तो अब तक 3 बार प्रत्याशी बदल गए। मेरठ में फिर बदला सपा प्रत्याशी, अतुल प्रधान की जगह सुनीता वर्मा को टिकट। मेरठ में पहले भानु प्रताप थे प्रत्याशी, यानी 1-2 नहीं बल्कि मेरठ में अब तक 3 प्रत्याशी बदल चुके हैं, जिसके बाद अब सपा में अंदरूनी घमासान छिड़ गया है। मान लिया गुस्सा नाराजगी होगी कोई या कोई बात रहेगी तो नेता से तो कहेगा ही आदमी। मान लिया, देखिए इसमें कोई आदमी कहने लगे कि भाई टिकट हो गया, टिकट कट गया तो क्या बहुत खुश हो आप, ये तो झूठी बात हुई ना। लेकिन पार्टी निर्णय करती है, पार्टी ने निर्णय किया, माननीय अखिलेश जी ने निर्णय किया, और क्या पता और क्या जिम्मेदारी मिले। अखिलेश यादव की पार्टी सपा में कब किसका टिकट कट जाए, कट कर दोबारा मिल जाए और फिर टिकट कट जाए, कोई पक्का नहीं कर सकता। अखिलेश यादव बदायूं से लेकर मेरठ और मुरादाबाद, रामपुर तक की सीटों पर उम्मीदवार बदल चुके हैं। इन फैसलों से सपा की रणनीति पर सवाल खड़े होने लगे हैं। सपा में इस स्थिति पर पार्टी के लोग हैरत में हैं, तो बीजेपी और आरएलडी इस मुद्दे पर तंज कसने में पीछे नहीं है। समाजवादी पार्टी या INDIA गठबंधन ये विरोध का शिकार है, अंतर्कलह का शिकार है। और जिस प्रकार से प्रत्याशी अंतिम समय तक ये लोग तय नहीं कर पा रहे, अभी आपने मुरादाबाद में देखा, रामपुर में देखा और अन्य नोएडा, बागपत और आज मेरठ में भी उन्होंने प्रत्याशी बदला है। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता दिग्भ्रमित हैं, दिशाहीन हैं, उनको कार्यकर्ता ढूंढने नहीं मिल रहे हैं, प्रत्याशी लगातार बदल रहे हैं और कोई चुनाव भी लड़ना नहीं चाहता। समाजवादी पार्टी के सिंबल पर, कांग्रेस के सिंबल पर पूरी तरह से गठबंधन उत्तर प्रदेश से साफ हो जाएगा। हम 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। तो दूसरी तरफ अब अखिलेश यादव अतुल प्रधान का टिकट काटकर अपने ही जाल में फंस चुके हैं, क्योंकि जाटलैंड में इस अदला बदली का मैसेज ठीक नहीं गया। यहाँ तक कि जयंत चौधरी ने भी अखिलेश को निशाने पर लिया। उन्होंने लिखा, विपक्ष में किस्मत वालों को ही कुछ घंटे के लिए लोकसभा प्रत्याशी का टिकट मिलता है, जिनका टिकट नहीं काटा उनका नसीब। तो वहीं मुरादाबाद में ST हसन का टिकट कटने से अल्पसंख्यक समाज सपा के लिए इरादे बदलने के मूड में है, जिसकी भरपाई के लिए ST हसन के नाम अखिलेश के पैगाम की भी चर्चा होने लगी है। देखिए, अखिलेश जी मुझे चाहते थे कि मैं चुनाव लड़ूं, उसके लिए उन्होंने इंतजाम भी करे और मेरे पास कागजात भी भिजवाए, चार्टेड प्लेन से यहाँ पे आए। अब वो यहाँ के कुछ बाहरी नेता हैं, उन्होंने जो लखनऊ से आए हुए लोगों को ट्रैप कर लिया और उन्हें रामपुर ले गए। रामपुर में इतनी देर लगा दी कि यहाँ का टाइम निकल गया। बाद में 4:20 पे वो लेटर, उसकी ओरिजिनल कॉपीज भी आ गई थी, लेकिन उस टाइम निकल चुका था। अब चाहे जाटलैंड की जंग हो या फिर अखिलेश के PDA में अल्पसंख्यक वोट बैंक का तोड़, जिसे जोड़ने के लिए अखिलेश तमाम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन टिकट कटने से फैले कंफ्यूजन को वो समेट नहीं पा रहे, जिसका साइड इफेक्ट चुनावी रण में देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं SP प्रत्याशी सुनीता वर्मा ने नामांकन के बाद न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की, आपको सुनवाते हैं।
समाजवादी पार्टी ने मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट के लिए प्रत्याशी घोषित कर ही दिया। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी सुनीता वर्मा जी। मैडम, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। क्या कहेंगी, आज कितनी खुशी हो रही है और कितनी मशक्कत करनी पड़ी, कितना राजनीतिक दंगल को फाइट करना पड़ा? मशक्कत के बिना तो कुछ भी नहीं है। हर काम में मशक्कत करते हैं तभी अच्छा लगता है। इसलिए जैसे आदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हुए, उन्होंने हम पे भरोसा जताया कि एक दलित महिला को या दलित को टिकट मिलना चाहिए, तो उन्होंने हमें टिकट देके यहाँ भेजा है, जो हम उनके भरोसे पे खरे उतर के दिखाएंगे। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट की जनता से क्या कहना चाहेंगे, यहाँ के भाई बहनों से क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं उनसे अपील करूंगी अपने जीतने की, कि वो मुझे वोट दे, और फिर उनके लिए जो जितना हो सकेगा, बेरोजगारी खत्म होना या उनके विकास के मुद्दे जो होंगे, मैं उनके लिए हमेशा तैयार रहूंगी, काम करूंगी। जैसे मैंने 5 साल मेयर बनके अरबों रुपए का काम कराया, मैं इससे भी ज्यादा सांसद निधि से अपनी काम कराऊंगी। शहर की मेयर रही हैं, शहर की बारीकियों को अच्छी तरह से समझती हैं, तो आपको मालूम है कि क्या क्या मांगे हैं यहाँ की जनता की, यहाँ की जनता की नब्ज को आप समझती हैं? जी बिल्कुल समझती हूँ। जनता की मांगे तो बहुत सारी हैं कि जो हर नेता ये चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा जनता की कमियों को पूरा करा जाए, और पूरा खरा उतरते भी हैं, करते भी हैं, और मैं इससे ज्यादा भी करके दिखा सकती हूँ। अगर समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने नामांकन पत्र लिया हुआ था, रफीक अंसारी जी ने भी नामांकन पत्र लिया था, अतुल प्रधान जी ने भी नामांकन पत्र लिया, नामांकन पत्र दाखिल भी किया, और आखिरकार बाजी आपने मार ली। क्या मंत्र आपने, विजय का मंत्र क्या बना? सहमति बनी। सबने जो हमसे मतलब सहमति लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करी, और सबने जो ठीक लगा उन्होंने सबने मिलकर हमें चुनाव लड़ाने का फैसला लिया। प्रधान जी तो सीधे लखनऊ से मेरठ आ गए, कल नॉमिनेशन फाइल कर दिया, और आज सुबह 7:30 बजे अखिलेश यादव जी आए और उन्होंने ऐलान कर दिया, और आप तो मेरठ में ही रही होंगी। लड्डू खुशी के लड्डू मिल गए? बिल्कुल, हाँ, लड्डू मिल गए। और एहसान है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जो उन्होंने एक दलित को चुनाव मैदान में जनरल सीट पे चुनाव का जो टिकट दिया है। हाँ, अब हम जीत के उनका एहसान उतारेंगे। शुभकामनाएं आपको। योगेश वर्मा जी भी मौजूद हैं। योगेश वर्मा जी हस्तिनापुर से पूर्व विधायक रहे हैं, और कितनी बड़ी विजय है ये। आखिरकार जो आपने ठानी थी, 20 दिन से लखनऊ में आपका डेरा था, वो कामयाब हो गया? जी कामयाब हो गया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम पे विश्वास जताया है, गठबंधन ने विश्वास जताया है, और हम बाबा साहब को मानने वाले हैं, अंबेडकर जी को मानने वाले हैं। दलित समाज, तमाम अंबेडकरवादी जितने भी संगठन हैं, तमाम हम लोगों को चुनाव लड़ा रहे हैं, चुनाव लड़ाएंगे, और सब में खुशी की लहर है। ये बाजी हार या जीतने की जो आप कह रहे टिकट की, ये एक सहमति के आधार पर ये सुनीता वर्मा को टिकट दिया है। दलित को टिकट, दलित का गया था तो दलित को टिकट देना था, तो इसलिए ये टिकट दिया। अतुल प्रधान जी ने की सहमति से अब सुनीता वर्मा का ये टिकट हुआ है। जी, समाजवादी पार्टी की गुटबाजी को आपको एकता के सूत्र में पिरोना भी है, ये चैलेंज रहेगा? ये आपने देखा है, यहाँ गुटबाजी आपको देखने को। अतुल प्रधान जी अपना नामांकन दाखिल कर चुके थे, बयान जारी कर दिया है कि हम सुनीता वर्मा को चुनाव लड़ाएंगे, वो हमारी सहमति से हुआ है। महिलाओं के अपमान में एक बार फिर कांग्रेस पार्टी घिर चुकी है। इस बार रणदीप सुरजेवाला की तरफ से हेमा मालिनी को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की गई, जिसके बाद कांग्रेस पर चौतरफा हमले शुरू हो गए। सीएम योगी से लेकर बीजेपी के बड़े नेता अब कांग्रेस को महिला विरोधी पार्टी बता रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। पहले राहुल गांधी के बयान पर घमासान, फिर सुप्रिया श्रीनेत ने किया कंगना का अपमान, तो अब रणदीप सुरजेवाला ने हेमा मालिनी पर टिप्पणी कर बीजेपी को बैठे बिठाए एक और मुद्दा दे दिया। क्योंकि बात आधी आबादी की है, बात नारी शक्ति की है, बात महिलाओं के सम्मान की है। हम तो हेमा मालिनी का भी बड़ा सम्मान करते, क्यों धर्मेंद्र जी के ब्याह रखी है बहू है हमारी, परंतु ये फिल्म स्टार तो हो सकता है कोई, हम लोग जो है मुझे या गुप्ता जी को इसलिए आप बनाते हैं कि साहब हम लोग जो हैं आपकी सेवा कर सकें। नायब सैनी जी को भी इसलिए बनाया, मनोहर लाल खट्टर जी को भी इसलिए बनाया, दूसरे साथियों को भी हमने इसलिए बनाया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के लिए उन्होंने प्रचार किया। इस दौरान रणदीप सुरजेवाला ने हेमा मालिनी पर अमर्यादित टिप्पणी की, जिस पर अब विवाद हो रहा है। खुद हेमा मालिनी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी।
टारगेट उन्हीं पे किया जाता है जो नाम वाले हैं ना, जो नाम नहीं है किसी के उसको टारगेट करके फायदा गया उनका। लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसे नेताओं को कभी बोलती नहीं है, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं का सपोर्ट होता है इंसल्ट कराने में? आई हैव नो आइडिया अबाउट इट एंड देन आई थिंक उन लोगों को हमारे प्रधानमंत्री जी से सीखना चाहिए और महिलाओं का कितना सम्मान करना चाहिए। वहीं मथुरा में बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी के समर्थन में चुनावी प्रचार के दौरान सीएम योगी ने विपक्ष को निशाने पर लिया। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि ये लोग आधी आबादी का अपमान करते हैं। इसकी एक ही वजह है, विपक्षी दलों के नेता बौखला गए हैं। तो कांग्रेस के नेता अपना आपा खो चुके हैं। अब भारत की मातृशक्ति के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करके आधी आबादी का अपमान करने पर उतारू हो चुके हैं। लेकिन इन कांग्रेसियों को और इंडी गठबंधन के लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए, ये राधे रानी की भूमि है, यमुना मैया की कृपा इस भूमि पर है। अगर आधी आबादी का अपमान करोगे तो आधी आबादी ही नहीं बल्कि पूरा भारतवर्ष उन्हें ऐसा सबक सिखाएगा कि आगे से वे राजनीति करने लायक नहीं बच पाएंगे। बार बार महिलाओं के अपमान से कांग्रेस अब बैकफुट पर है, क्योंकि भले ही कांग्रेस नेता सफाई में जो भी दलील दे रहे हों, लेकिन बीजेपी ने इस विवादित बयान को हाथों हाथ ले लिया है और इसकी वजह आधी आबादी का वोट बैंक भी है। 2014 के चुनाव में बीजेपी को 29% महिलाओं के वोट पड़े। 2019 चुनाव में बीजेपी को 36% महिला वोट पड़े, जिसका ग्राफ 2024 के चुनाव में और तेजी से ऊपर उठने वाला है। और इसकी मुख्य वजह है कांग्रेस नेताओं की महिलाओं को लेकर विवादित टिप्पणी। कांग्रेस के नेता महिलाओं को लेकर बुरी और अपमानजनक बर्ताव पार्टी की सोच को बता रहा है कि वो लगातार किस प्रकार की अपमानित टिप्पणियां कर रहे हैं। महिलाओं का अपमान करना कांग्रेस के डीएनए में है। मथुरा में कांग्रेस की ही नेता प्रियंका चतुर्वेदी को भी अपनी अस्मिता को और मान सम्मान को बचाने के लिए कांग्रेस छोड़नी पड़ गई थी। सहज समझा जा सकता है कि जनता के अंदर अपना विरोध और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के प्रति निरंतर बढ़ते समर्थन और स्नेह को देखते हुए हमारे विपक्षी दल और मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी ऐसा प्रतीत होता है कि अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। खैर, कांग्रेस के बयान बहादुर बार बार बीजेपी के महिला प्रत्याशियों को टारगेट कर रहे हैं और सियासी बयानबाजी के दौरान कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिससे विवाद तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे गौरव वल्लभ ने आज दिल्ली में बीजेपी ज्वाइन कर ली है। बीजेपी में शामिल होने के बाद गौरव वल्लभ का बयान आया। उन्होंने कहा सनातन का विरोध ठीक नहीं है। यह भी कहा कि कांग्रेस गलत दिशा में बढ़ रही है। हम बात करते सर, अगर आप आज बीजेपी में शामिल हुए हैं, क्या कुछ कारण मानते हैं सर बीजेपी में शामिल होने का? अगर मैं एक वाक्य में उत्तर दूं तो जो डेवलप्ड नेशन बनाने का प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, मैं उस संकल्प में अपनी छोटी सी आहुति देना चाहता हूँ। दैट्स ऑल, फुल स्टॉप, नथिंग मोर नथिंग लेस। मैं आर्थिक विषयों का जानकार व्यक्ति हूँ। मुझे लगता है मेरे को एवरेज समझ है, हो सकता है नहीं हो, पर मुझे लगता है मुझे आर्थिक विषयों की एवरेज समझ है। तो उस समझ का प्रयोग, अपने विद्या का प्रयोग, अपने ज्ञान का प्रयोग, अपने प्रशिक्षण का प्रयोग विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए लगाना चाहता हूं। ये मेरी वन एंड ओनली मैं कहूं ल्यूक्रेटिवनेस है, जिसके कारण मैं आज आपके समक्ष खड़ा हूं। डेवलप्ड नेशन की संकल्पना जो प्रधानमंत्री जी की है, उसमें मैं अगर अपना 0.001% अंशदान कर सकूं तो मुझे ये लगेगा कि इस महान देश में जन्म लेकर मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया। गौरव वल्लभ करते अपू पाठक के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली।
रायबरेली से विधायक अदिति सिंह ने रायबरेली में कांग्रेस की ओर से अब तक प्रत्याशी नहीं उतारे। ये उतारे जाने पर कहा कि कांग्रेस हार से डर गई है। वहीं रणदीप सुरजेवाला की हेमा मालिनी पर विवादित टिप्पणी को लेकर अदिति सिंह ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने इसे गंदी राजनीति करार दिया। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, नामांकन चल रहे हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने अपने गढ़ रायबरेली में किसी भी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। कहीं ना कहीं इस चीज़ को इस एंगल से भी देखा जा सकता है कि ये कांग्रेस पार्टी का डर है कि वो अपना प्रत्याशी नहीं घोषित कर रहे हैं। वो स्वयं में नहीं जानते हैं कि वो यहाँ से लड़ना भी चाहते हैं, नहीं लड़ना चाहते हैं और किसको उतारना चाहते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से गांधी परिवार बहुत ज़्यादा इस सीट से चुनाव लड़ने से डर रहे हैं। वरना जैसे जब सोनिया जी खड़ी होती थी, यहाँ से वो 5 बार की सांसद रही हैं, तो पहले से वो लोग तैयारियां भी चालू कर देते थे, ऐलान भी पहले ही हो जाता था और सारी चीज़ें एक स्ट्रीमलाइन तरीके में वो लोग परस्यू करते थे, प्रोसीड करते थे। इस बार जैसे आपको दिख रहा है कि अभी तक कोई प्रत्याशी नहीं है, चुनावी माहौल पूरी तरीके से चरण पे है और कोई भी ऑन ग्राउंड भी मेहनत नहीं चालू करी है कांग्रेस पार्टी ने, तो निश्चित रूप से इससे उनका डर पता चल रहा है, डर सामने आ रहा है और उनकी इनसिक्योरिटी एंड द फैक्ट कि वो अभी पूरी तरीके से मन ही नहीं बना पाए हैं कि वो यहाँ से लड़ना भी चाहते हैं या नहीं। एक दूसरा सवाल ये है कि रणजीत सुरजेवाला जो कांग्रेस के बड़े नेता, उन्होंने हेमा मालिनी जी के ऊपर एक टिप्पणी की है, उसको किस नज़रिए से देखती? उससे पहले सुप्रिया सुले ने भी उनको एक कंगना रनौत की थी, तो उसको किस नज़रिए से? बहुत ही घिनौनी हरकत उन्होंने करी है, बहुत ही गंदा काम उन्होंने करा है और इतने सीनियर लीडर, चाहे वो जिस भी दल के हों, इतनी सीनियरिटी पे पहुंच के इतने लंबे टाइम आपने रिप्रेजेंटेशन दिया है, हर सदन में दिया है, विधानसभा से लेकर अब राज्यसभा सांसद हैं, बहुत ही अशोभनीय है। अपने आप को आप पढ़े लिखे नेता कहते हैं, बहुत ही अशोभनीय है जिस टाइप की टिप्पणी आपने एक जनप्रतिनिधि, लेट अलोन महिला, बट एक महिला जनप्रतिनिधि भी करी है, वो भी जो जनता से निर्वाचित होकर आ रही हैं। 2 बार उन्होंने बैक टू बैक चुनाव जीत के दिखाया है, तीसरा चुनाव अपना जीतने जा रही हैं। ये बहुत ही मतलब हम इसकी जितनी भी आलोचना करें कम ही पड़ेगी, पर फिर मुझे ये भी लगता है कि और इन लोगों से क्या उम्मीद करी जाए। अभी आपने देखा था 10-12 दिन पहले, बल्कि उस पर आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट टू स्पीक, मैंने सबसे पहले उस पर टिप्पणी करी थी, जो हमारी प्रत्याशी मंडी से जो है कंगना रनावत जी, उनके खिलाफ जो टिप्पणी सुप्रिया सुले ने करी थी, बहुत ही अभद्र भाषा का उपयोग हुआ था, बहुत ही बुरी लाइट में उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत करे थे। देहरादून के विकास नगर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जनसभा के लिए मंच पर पहुंचे हैं। थोड़ी देर में विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। मंच पर जेपी नड्डा और सीएम धामी का स्वागत किया गया। तो विकास नगर में विजय संकल्प रैली है और उसके लिए जेपी नड्डा यहां पहुंचे हैं, मंच पर उपस्थित हैं। पुष्कर सिंह धामी भी यहां पर उपस्थित हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जनसभा के लिए यहां पर पहुंचे हैं और सीएम धामी और जेपी नड्डा दोनों का स्वागत किया गया। थोड़ी देर में यहां से संबोधन होगा। अब की बार 400 पार का नारा बीजेपी ने लिया है और उसके लिए हर प्रदेश में जोर आजमाइश हो रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त मंच पर हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त मंच पर हैं। संबोधन यहां से होने वाला है जेपी नड्डा का। विकासनगर में जेपी नड्डा की जनसभा है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें और बीजेपी एक बार फिर से जीत का रिकॉर्ड दोहराना चाहेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज विकासनगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मंच पर मौजूद हैं। और उधम सिंह नगर से बड़ी खबर है। तरसेम सिंह हत्याकांड का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 4 साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। 10 लाख में दी गई है तरसेम की हत्या की सुपारी। यूपी के शाहजहांपुर में रची गई हत्या की साजिश। शाहजहांपुर से आरोपी दिलबाग सिंह गिरफ्तार किया गया। बाबा का करीबी अमनदीप भी साजिश में शामिल था।
शैलेंद्र नेगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, किस तरह ये पूरा हत्याकांड हुआ और पुलिस ने इस बारे में क्या क्या खुलासे किए हैं? पुलिस ने इस पूरे हत्याकांड के मामले में 4 साजिशकर्ताओं को अभी गिरफ्तार किया है। ये साजिशकर्ता वो हैं जिन्होंने दोनों हत्यारों को, जो मुख्य अभियुक्त हैं जो कि फरार चल रहे हैं, जो कि बाइक में सवार होकर के बाबा की हत्या करने पहुंचे और 2 राउंड की फायरिंग इन्होंने की बाबा के ऊपर, क्योंकि उस दौरान बाबा की मृत्यु हो गई हॉस्पिटल में इलाज के दौरान। लेकिन इन दोनों ही अभियुक्तों को, जिन लोगों ने हथियार मुहैया कराए थे और जिन लोगों ने इस पूरी की पूरी हत्या की साजिश रची थी और सुपारी दी गई थी बाबा की हत्या की, उन लोगों को गिरफ्तार किया। हालांकि जो एसएसपी हैं उधम सिंह नगर के मंजुनाथ टीसी, उन्होंने कहा कि अभी बहुत सारे बड़े नामों का खुलासा होना बाकी है और ये क्लियर कट है कि इस पूरे के पूरे हत्याकांड के पीछे इकोनॉमिक जो ट्रांजैक्शंस हैं वो जिम्मेदार हैं। प्रॉपर्टी की बहुत सारी बातें आ रही हैं, जो गुरुद्वारों पर कब्जों की बात आ रही है, वो बहुत बातें इसमें सामने आ रही। हत्यारे जब 28 तारीख की सुबह 6:15 बजे करीबन बाबा की हत्या करते हैं तो यहाँ से ठीक 2 घंटे बाद वो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर पहुंच जाते हैं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर पहुंचने के बाद उन्हें जो मदद करता है, इस पूरी की पूरी साजिशकर्ता भी कहना चाहिए हत्याकांड में, वो उनके घर पहुंचता है, वहां से कैश लेते हैं और बकायदा फिर उनको वहां से जो है जिस जगह पर पहुंचना होता है, यानी भागने की पूरी व्यवस्था, ये सब कुछ करके ये 4 साजिशकर्ता देते हैं। और विशेष तौर पर यह है कि बाबा का बहुत करीबी जो है अमनदीप उर्फ काला, वो भी इसमें शामिल रहा, जिसने की बकायदा एक जानकारी जो है बाबा के बारे में, बाबा कब उठते हैं, कब सोते हैं और कब कहां पर बैठे हुए हैं और घटना के दिन भी। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस अपडेट के लिए। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।